नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार का। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले भारत की भौगोलिक सीमा को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भारत की भौगोलिक सीमा, अब भारत की भौगोलिक सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी है? पहली तो है स्थलीय सीमा। पहली कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा का तात्पर्य क्या है? वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वह भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती है। इसलिए भारत की स्थलीय सीमा को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश 7 देशों के साथ लगती है। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरी जो सीमा है वह है तटीय सीमा। अब जो तटीय सीमा है वह क्या होती है? तो तटीय सीमा का तात्पर्य वह सीमा जो समुद्र से लगती है। और भारत का जो दक्षिणी भाग है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, वह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक ओर जहां अरब सागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। और इसीलिए वह सीमा जो सागर या समुद्र से लगती है तटीय सीमा कहलाती है। और तीसरी जो सीमा है वह है समुद्री सीमा या जलीय सीमा, जिसका निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत महासागरीय क्षेत्रों में किया गया है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि भारत की भौगोलिक सीमा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाती है स्थलीय सीमा, दूसरी है तटीय सीमा, और तीसरी जो है वह है समुद्री सीमा, या जिसे हम जलीय सीमा भी कहते हैं। आज हम भारत की तटीय सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि तटीय सीमा क्या होती है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, और साथ ही भारत के कितने राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को लेके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही किस तरह से प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। और जब हम भारत की तटीय सीमा का अध्ययन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तट किसे कहते हैं और तटीय सीमा
किसे कहते हैं। तो समझना, सबसे पहले बात करते हैं तट की। अब देखिए, यहां जो भारत का आपको एक मानचित्र नजर आ रहा है, इसमें यहां जो भाग है, यहां भारत की कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। और यहां जो भारत की मुख्य भूमिका स्थल भाग है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले तटीय सीमा को समझने से पहले हमें तट की जानकारी होनी चाहिए कि तट किसे कहा जाता है। तो तट का तात्पर्य क्या होता है? तट कि कोई भी देश, चाहे वह भारत या कोई भी ऐसा देश जिसका सागर की ओर विस्तारित स्थल भाग, जहां सागर और स्थल भाग मिलते हैं, तट कहलाता है। परिभाषा को समझना, किसी देश या क्षेत्र का सागर की और विस्तारित स्थल भाग, जहां सागर और स्थल भाग मिलते हैं, तट कहलाता है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं भारत का, अब भारत का जो स्थल भाग है, कौन सा स्थल भाग? यहां स्थल भाग जो सागर की ओर क्या है? विस्तारित है। यहां सागर की ओर क्या है? विस्तारित है। अब यहां जो विस्तारित भाग, जहां सागर, चाहे वह अरब सागर है, चाहे वह हिंद महासागर है, चाहे वह बंगाल की खाड़ी है, यह जहां पर मिलते हैं, यहां जहां पर क्या है? मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तट। तो इसका तात्पर्य यहां तो भारत का क्या हो गया? तट हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? जो पूरब में है वह पूर्वी तट है, और जो भारत के पश्चिम में है वह भारत का पश्चिमी तट है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि यहां भारत का क्या होगा? पूर्वी तट, और यहां भारत का कौन सा तट होगा? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो कि अरब सागर के साथ मिलता है, और पूर्वी तट जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ मिलता है, और यह दोनों ही हिंद महासागर के क्या हैं? भाग हैं। तो तट क्लियर हो गया? तट का तात्पर्य क्या है कि कोई भी देश है या कोई भी क्षेत्र है, उसका सागर की ओर विस्तारित, यानी कि सागर की ओर फैला हुआ स्थल भाग, जहां पे सागर और स्थल भाग मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे गुजरात में मिलते हैं तो गुजरात का तट कहलाता है, महाराष्ट्र में मिलते हैं तो उसे महाराष्ट्र का तट यानी कोंकण तट कहते हैं, यदि यहां कर्नाटका में मिलते हैं तो कन्नड़ तट कहलाता है, केरला में मिलते हैं तो उसे मालाबार तट कहते हैं,
तमिलनाडु में मिलते हैं तो उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं तो आंध्र तट के नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो संयुक्त रूप से भाग तट है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो तट का मतलब क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा क्षेत्र जहां पे स्थल भाग और समुद्र दोनों आपस में मिलते हैं उन्हें हम तट कहते हैं, जिसे हम किनारा भी कहते हैं। बीच आपने पढ़ा होगा, क्लियर हो गया। अब आती है, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? भारत की तटीय सीमा का। तो तट और तटीय सीमा में अंतर क्या होता है? तो देखिए, बात करते हैं तटीय सीमा की। तटीय सीमा, जिसको कोस्टल लाइन के नाम, कोस्टल जोन के नाम से या तट के नाम से, हम कोस्टल एरिया के नाम से जानते हैं। अब तटीय सीमा क्या होती है? कि वह सीमा जहां स्थल भाग समाप्त होता है और महाद्वीपीय निमग्न तट शुरू होता है, तटीय सीमा कहलाती है। यानी कि वह सीमा जहां सागर की और विस्तारित स्थल भाग समाप्त होता है और महाद्वीपीय निमग्न तट प्रारंभ होता है। तटीय सीमा कहलाते हैं। अब तट तो पर्टिकुलर एक स्थान क्षेत्र होगा, लेकिन तटीय सीमा वह बाउंड्री होगी या कोस्टल बाउंड्री होगी, तटीय सीमा जहां पे जो सागर की ओर विस्तारित स्थल भाग है यह तो क्या होगा? समाप्त होगा, और वहीं से महाद्वीपीय निमग्न तट की क्या होगी? शुरुआत होगी। महाद्वीपीय निमग्न तट जो है यह एक महासागरीय उच्चावच है, यानी कि महासागरों में पाई जाने वाली स्थल आकृति है, जिसका निर्माण महाद्वीपों से जो नदियां या कोई भी जल, बहता हुआ जल अपने साथ अवसाद लेके आता है, उस अवसाद को वह यदि तट पे जमा करता है या मिट्टी को तट पर जमा करता है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। और कई बार अवसाद जो है वह महासागरों के भीतर जमा होता है और जो कि क्या होता है? उथला होता है। उस क्षेत्र को महाद्वीपीय निमग्न तट की संज्ञा हम लोग देते हैं। हालांकि महाद्वीपीय निमग्न तट जब हम महासागरीय उच्चावच पढ़ते हैं तो वहां पे इसको विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहां पर तटीय सीमा को समझना है तो हमें एक तो स्थल क्षेत्र और महाद्वीपीय निमग्न तट, इन दोनों के बीच की जो सीमा होगी, जो बाउंड्री होगी, उसे हम क्या कहेंगे? तटीय सीमा कहेंगे। कैसे? देखिए, यहां भारत का स्थल भाग और यहां जो है यहां भारत का विस्तारित स्थल भाग है जो समुद्र की ओर विस्तारित है। और इस समुद्र की ओर विस्तारित स्थल भाग में यहां जैसे ही विस्तारित स्थल भाग समाप्त होता है, वहीं से महाद्वीपीय निमग्न तट की क्या होती है? शुरुआत होती है। और महाद्वीपीय निमग्न तट की शुरुआत और
स्थलीय क्षेत्र का समाप्ति स्थल जो है उसके बीच की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, इसे हम क्या कहेंगे? तटीय सीमा कहेंगे, कोस्टल बाउंड्री कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, तट और तटीय सीमा में अंतर जो होता है वह होता है केवल कि तट में एक क्षेत्र विशेष आता है जहां पे स्थल भाग और समुद्र मिलते हैं, जबकि तटीय सीमा में स्थल भाग और महाद्वीपीय जो सागर का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, उच्चावच होता है, वहां मिलते हैं। उनके बीच की जो बाउंड्री सीमा होती है उससे हम क्या कहेंगे? तटीय सीमा कहेंगे। तो दोनों ही चीजें क्लियर होगी कि भारत के संदर्भ में बात करें तो तट क्या होता है और तटीय सीमा। अब प्रश्न आता है कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, क्योंकि हम भारत की भौगोलिक सीमा का अध्ययन कर रहे हैं और भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हम भारत की तटीय सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। तो सामान्यतः तट और तटीय सीमा की परिभाषा हमें वनडे एग्जाम्स में या जो एमसीक्यू में होती है तो वहां तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन भारत की तटीय सीमा कितनी है यह जो है हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो देखिए, बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। अब यहां आपको नजर आ रहा होगा भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र में यदि हम बात करें तो यहां जो ऊपर का भाग है यहां हमारा भारत है, और ऊपर का जो है ना जिसे हम उत्तरी भारत कहते हैं वह तो स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि दक्षिणी भारत जो है वह तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तो अब भारत की जो तटीय सीमा है वह कितनी है, तो इसको दो तरीके से हमें समझना है। अब यह है भारत की मुख्य भूमि और यहां जो है यह है लक्षद्वीप समूह, और यहां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब भारत की तटीय सीमा को दो तरीके से पूछा जाता है। कैसे? एक तो पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। अब भारत की मुख्य भूमि कौन सी है? यह भारत की मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा कौन सी होगी? यह मान लेते हैं भारत की मुख्य भूमि की तो सबसे पहला जो प्रश्न हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की वह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, जो कि भारत की जो मेन बाउंड्री है, मुख्य भूमि है या जो मेन एरिया है उसकी जो है कोस्टल बाउंड्री है, तटीय सीमा है। जो मेन लैंड है भारत की मुख्य भूमि है उसकी कोस्टल सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है यह जानना है, क्योंकि कई बार हमें पूछा कुछ और जाता है, हम करके कुछ और। तो समझना, जब भी आपसे भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछी जाएगी कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो
100 यानी कि 6100 किलोमीटर है। जबकि दूसरा आता है भारत की कुल तटीय सीमा। अब इसे भी समझना, भारत की कुल तटीय सीमा। अब भारत की कुल तटीय सीमा, अब कुल तटीय सीमा का मतलब क्या है, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, मुख्य भूमि और द्वीप समूह की तटीय सीमा। अब दोनों क्लियर हो चुकी है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा का मतलब है जो मेन एरिया है भारत का, जो मेन फील्ड है भारत का, जो मुख्य क्षेत्र है उसकी तटीय सीमा तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा कहलाएगी। और यदि मुख्य भूमि के साथ भारत के जो द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, उनकी भी यदि तटीय सीमा को शामिल किया जाता है तो यह कहलाती है भारत की कुल तटीय सीमा। अब भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए, जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में यह राउंड फिगर में लिखा गया है 7517 किलोमीटर। अब देखिए, कई बार हमें ऑप्शन में राउंड फिगर में मिलता है, तो राउंड फिगर में जो है 7517 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, 7516.5 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, और एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर मिलेगा। अब यहां प्रश्न पर या प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखे उस पर निर्भर करेगा कि भारत की कुल तटीय सीमा में यहां मान दे रखा है तो यहां सही होगा, और राउंड फिगर में दे रखा होगा तो 7517 किलोमीटर एनसीईआरटी की आधार पर दे रखा होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर अब सही कौन सा होगा। तो यदि राउंड फिगर में है तो 7517 किलोमीटर सही होगा। जैसे 16, 17, 18, 19 राउंड फिगर में दे रखा है, 10 पॉइंट में नहीं है तो 7517 सही है। और यदि आपको एग्जैक्ट मान पॉइंटों में दे रखा है तो 7516.6 किलोमीटर होगा। और कई बार जो है 6 की जगह ऑप्शन में हमें 5 भी लिखा हुआ मिलता है कि 7516.5 किलोमीटर। तो यहां ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्लियर हो गया? चले आगे। अब जो प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है, तो यह सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? क्योंकि जब हम भारत के सामान्य परिचय का अध्ययन करते हैं तो हम सामान्य परिचय में पढ़ते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो भारत के 9 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी मुख्य भूमि की
तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है जिसकी तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो यह सीमा भारत के कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन संख्यात्मक रूप से हमें पता होना चाहिए कि भारत की मुख्य भूमि की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मुख्य भूमि की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं भारत की कुल तटीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। यह सीमा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की कुल तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मुख्य भूमि के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, और कुल तटीय सीमा का पूछा जाएगा तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की कुल तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक तटीय सीमा बनाएगा? भारत का कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम तटीय सीमा का निर्धारण करता है? तो देखिए, बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जब हमें राज्य पूछा जाएगा तो हम राज्य का उत्तर देते हैं, जब हमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश का उत्तर देते हैं। और कई बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को संयुक्त रूप से भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों को संयुक्त रूप से भी उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, यहां भारत का आपको मानचित्र नजर आ रहा होगा। यहां भारत और यहां भारत की जो है क्या है, तटीय सीमा जो आपके ब्लू कलर की है, जो एक और से अरब सागर से, एक बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से लगती। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले हम राज्यों की बात करेंगे, फिर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। अब समझना, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने
वाला राज्य, यानी कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। पॉइंट क्लियर हो गया। अब गुजरात कितनी बनाता है? तो गुजरात जो है 12,214.70 किलोमीटर तटीय सीमा का निर्धारण करता है। यदि हम भारत के मानचित्र में बात करें तो यहां जो राज्य है, यहां है गुजरात। तो अब सामान्य जब प्रश्न पूछा जाता है तब यही प्रश्न आता है कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कितनी बनाता है? 1214.7 किलोमीटर। लेकिन कई बार हम जो पढ़ के जाते हैं वह परीक्षा में नहीं आता है, और सामान्यतः हमारे विद्यार्थियों के साथ यही होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन परीक्षा में जो हम पढ़ते हैं वह नहीं आता है। तो इसीलिए मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जो हम पढ़ के जाते हैं वह परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन जो हम पढ़ के जाते हैं उसी में से परीक्षा में आता है। इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझना भी जरूरी है। तो अब देखिए, हमने तो क्या पढ़ा कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अब गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा क्यों बनाता है? इसका कारण है कि गुजरात की जो तटीय सीमा है सर्वाधिक कटी फटी है। एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होती है, और एक कटी फटी लाइन होती है। तो लंबाई में जो कटी फटी होगी, जो टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसकी लंबाई जो है सीधी रेखा की अपेक्षा ज्यादा होगी। और यही कारण है कि भारत में गुजरात का जो तट है वह सबसे ज्यादा कटा फटा है। और कटा फटा होने के जो कारण है वह है, एक तो ज्वार आता है, और भारत में सबसे ऊंचे ज्वार जो है वह गुजरात के ओखा तट पर आते हैं। दूसरा, जो भी नदियां गुजरात के माध्यम से अरब सागर में जाती है वह ज्वार नदमुख एचुरी का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां का जो गुजरात का जो तट है वह ज्यादा कटा फटा है या ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। और कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण गुजरात की तटीय सीमा भारत के अन्य तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हमें पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक कटी फटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तब भी गुजरात आएगा। या पूछा जा सकता है किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक कटी फटी है? तब भी उत्तर क्या आएगा? गुजरात आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और यही कारण है कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। और यहां आपको गुजरात नजर आ रहा है। दूसरा आता है कि सबसे कम किसकी? अब सबसे कम आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा जो कि क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और तटीय सीमा में भी सबसे छोटा है, यानी कि भारत में की न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? जो लगभग 101 किलोमीटर तटीय सीमा का निर्धारण करता है। और यह जो राज्य है, यह राज्य कौन सा है? गोवा। तो दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। और भारत की न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा है? गोवा। और दोनों ही जो है सीमा का निर्धारण करते हैं या तटीय सीमा, वह पूर्वी पश्चिमी तट की सीमा बनाते हैं,
जो अरब सागर के साथ लगती है। क्लियर। अब आता है केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में पूछा जाए तो देखिए, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश, और इसके बाद पूछा जाएगा भारत की न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा जो बनाता है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो यह भाग है, जो बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है, इसे कहते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र है। अंडमान निकोबार जो कि 1962 किलोमीटर तटीय सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद आता है सबसे कम कौन बनाता है, तो सबसे कम है दमन दीव और दादर नागर हवेली। दमन दीव तथा हवेली, और यह कितना बनाता है 42.50 किलोमीटर। और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली कहां पर है, तो यह दमन द्वीप और यहीं पर दादर और नागर हवेली, यह पूरा क्षेत्र जो है यह पूरा क्षेत्र कहलाता है दादर नागर। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि भारत के जो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा का निर्धारण गुजरात करता है, सबसे कम गोवा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे कम जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्धारण करता है, तो केवल यदि राज्य पूछा जाएगा तो आएगा गुजरात। केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है,
कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा निर्धारित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अब ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं, और जब दोनों पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं कि भारत का राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, इसका मतलब दोनों पूछ रहा है। अब जब दोनों पूछ रहा है तो ऑप्शन में आपको गुजरात भी मिलेगा और अंडमान निकोबार भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि गुजरात और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा कौन बना रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों जब पूछे जाते हैं तो उसमें अंडमान निकोबार गुजरात से ज्यादा तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तो जब दोनों पूछे जाएंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में या राज्यों में अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा होगा। केवल राज्य पूछे जाएंगे तो गुजरात, केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछे जाएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, गुजरात नहीं आएगा। क्लियर होगा। इसी प्रकार न्यूनतम में भी ध्यान रखना कि पूछा जाए कि भारत की न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन में दमन दीव, दादर नागर हवेली और गोवा भी मिलेगा। तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा सबसे कम बना रहा है, तो उसमें भी केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली, यहां सबसे कम तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया। चले आगे। अब हमारे प्रश्न क्या पूछा था कि हमने तो केवल दो चीजें पढ़ी, और मैंने पहले भी कहा है कि कई बार जो हम पढ़ के जाते हैं वहां हमें नहीं पूछा जाता है। कई बार जो सर्वाधिक और न्यूनतम को हटाकर फिर हमें पूछे जाते हैं कि भारत के जो 9 राज्य या 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो इसमें पूर्वी तट पर कौन से हैं, पश्चिमी तट पर कौन से, तो ये पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर है तो उनका क्रम, या पश्चिमी तट पर है तो उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। और साथ ही साथ कई बार हमें वो जो तटीय सीमा बनाते हैं तो सर्वाधिक बनाते हैं, उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो जितने भी प्रश्न जो कि भारत की तटीय सीमा का राज्यों के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं पहले राज्यों की। यहां भारत का आपको मानचित्र नजर आ रहा होगा, यहां हमारा भारत है। क्लियर। अब देखिए, भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां जो भाग है, यहां भारत का पश्चिमी तट होगा, और यह भाग जो बंगाल की खाड़ी के साथ है, यह भारत का पूर्वी तट। पहला पॉइंट तो क्लियर। अब देखिए, पश्चिमी तट पर भारत के कौन कौन से राज्य अवस्थित है, यानी कि पश्चिमी तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं और पूर्वी तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, तो यहां भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पश्चिमी तट की, तो एक एक को लेके बात करेंगे। यहां जो है उत्तर में सबसे पहले आएगा गुजरात, इसके बाद दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, और पांचवा है वह है केरल। यानी कि पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? 5। तो पूर्वी तट वाले अपने आप क्लियर हो गए कि टोटल कितने हैं? 9। 9 में से 5 राज्य पश्चिमी
तट पर यानी पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, तो शेष जो 4 राज्य हैं वह पूर्वी तटीय सीमा का निर्धारण करेंगे। कौन कौन से होंगे? तो सबसे उत्तर से बात करें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है ओडिशा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है तमिलनाडु। तो टोटल कितने हो गए पूर्वी तट पर? 4। तो कुल भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने होंगे? 5। चाहे मुख्य भूमि के संदर्भ में पूछे या कुल तटीय सीमा के संदर्भ में पूछे, 5 और 4 9 राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें से 5 पश्चिमी तट की सीमा बनाते हैं और 4 पूर्वी तट की। अब हमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उनको समझना। अब कई बार प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर स्थित नहीं है या कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है, दोनों ही चीजें समझ में। तो ध्यान रखना, जब भी पश्चिमी तट को पूछा जाएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और जब भी पूर्वी तट को पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट्स कि हम पढ़ तो ये रहे हैं लेकिन इसको परिवहन के संदर्भ में पूछा जाता है। विश्व का जो सबसे प्राचीन और सबसे सस्ता परिवहन है जिसे हम जल परिवहन कहते हैं, और जल परिवहन में जो महासागरीय जल परिवहन है उसमें हम बंदरगाहों के संदर्भ में पढ़ते हैं, और कई बार हमें जो है पोर्ट या बंदरगाह जो है यहां एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है, कौन सा पश्चिमी तट पर है। बस आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि बंदरगाह किस राज्य में। यदि कोलकाता पूछा जाता है या हल्दिया पूछा जाता है तो ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का संबंध किससे है? पूर्वी तट से। क्लियर? यदि पारादीप पूछा जाए तो पारादीप कहां पर है? ओडिशा में। और ओडिशा जो है किस तट पर है? पूर्वी तट पर है। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश किस तट पर है? पूर्वी तट पर। यदि पूछा जाए चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु जो है वह कहां पर है? पूर्वी तट पर है। तो इसीलिए यदि हमें बंदरगाह पूछा जाए और यदि हमने भारत के तटीय राज्यों को पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट के संदर्भ में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है तो बंदरगाह हमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक एक बंदरगाह हमें पता रहेगा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है और किस तट पर है। यदि आपसे पूछ ले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का संबंध किससे? पश्चिमी तट से। यदि पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां पर है तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का संबंध किससे है? गुजरात से, जिसे हम कांडला बंदरगाह के नाम से जानते थे। और यह कौन से तट पर होगा? पश्चिमी तट पर होगा, जो कि एशिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह भी है और भारत का पहला जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। तो इसीलिए वे जो पूछे जाएंगे जिन्हें बंदरगाह की या राज्यों की पर्टिकुलर विशेषता होगी। कोचिन पूछा जा सकता है, जिसे हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से हम लोग जानते हैं। मंगलोर बंदरगाह कहां है? न्यू मंगलोर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कर्नाटका में है। कौन से तट पर है? मुर्मगांव कहां पर है? गोवा में है। कौन से तट पर है? तो चाहे कोई भी प्रश्न होगा, हम केवल तटीय क्षेत्र को यदि मानचित्र के आधार पर, मैपिंग के आधार पर अच्छे से समझ लिया तो हमारा प्रश्न परिवहन को लेके भी, विशेष रूप से जब जल परिवहन में महासागरीय जल परिवहन कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कहते हैं, उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां से मुख्य रूप से बंदरगाह को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहां है या किस तट पर स्थित है। क्लियर हो गया? इसके अलावा कई बार हमें उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम का मतलब क्या समझना? उत्तर से दक्षिण क्रम का मतलब है कि पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम
तो जब भी पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाएगा तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल आएगा। और यदि पूर्वी तट के संदर्भ में पूछा जाए कि पूर्वी तट पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। क्लियर हो गया? अब दक्षिण से उत्तर पूछे तो जो उत्तर से दक्षिण पड़ा है उसका उल्टा कर दीजिए। तो इस तरह से हमें भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि भारत के जो हैं चार केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें से 2 मुख्य भूमि के साथ करते हैं और 2 जो है मुख्य भूमि के साथ नहीं करते हैं, द्वीप समूह के रूप में करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, वह कहां पर है और उनको लेके किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहां हमारा भारत का मानचित्र है। अब इसमें हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, तो जो बंगाल की खाड़ी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित क्षेत्र है। और आप लोग जानते हैं कि हाल ही में अंडमान निकोबार के द्वीपों का नामकरण भारत के परमवीर चक्र विजेता जो सैन्य अधिकारी या भारत के जो जवान जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है, उन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया है। और इसीलिए कहीं न कहीं यह प्रश्न हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, यानी अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी या अंडमान निकोबार के द्वीपों का जो नामकरण किया गया है उनके संदर्भ में हमें मिलेंगे। तो पहले हम ज्योग्राफी के संदर्भ में जो तटीय राज्यों को लेकर या तटीय केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर या तटीय सीमा को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं उन पर बात करते हैं। और मैं तो विद्यार्थियों को एक बात हर बार कहता हूं कि हमारा जो पेपर है वहां वर्तमान परिस्थितियों में करंट बेस बनता है, और जो भी करंट में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की घटना हो, चाहे पर्टिकुलर किसी चर्चित क्षेत्र की घटना हो, यदि हमारे अखबारों की सुर्खियां हैं या हमारे जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो वह या उस क्षेत्र को हमारे सब्जेक्ट से जोड़ के पूछा जाएगा। या तो करंट में वैसा का वैसा पूछ लिया जाएगा, और यदि करंट में वो ही घटना या क्षेत्र नहीं पूछते हैं तो उसका संबंध जिस विषय से है, चाहे वह इतिहास के संदर्भ में है, चाहे वह राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में है, चाहे वह भूगोल या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में होगा आपका प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसीलिए पढ़ते समय जो है समसामयिक घटनाक्रम को भी साथ में पढ़ते रहिए। जो भी हमें आपको लगता है कि नहीं, यह वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, विश्व के किसी भी क्षेत्र में घटना चर्चित है या घटना हुई है, अखबार की सुर्खियां हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, तो उसको विषय के साथ जोड़ कर पढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया है। तो या तो डायरेक्ट ही परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे जिन द्वीपों का नाम किया गया है, या तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, या फिर जिन द्वीपों का नामकरण किया गया है उन द्वीप की पर्टिकुलर कोई विशेषता है, वहां की ऊंची चोटी है, या वहां पर पर्टिकुलर कोई जनजाति निवास करती है, वहां पर यदि कोई बंदरगाह है, या वहां पे कोई चर्चित स्थान है, चाहे ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे अन्य किसी के रूप में हो, कोई चैनल्स हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और हालांकि मैं आपको करंट के साथ ही वैसे ही पढ़ाने वाला हूं जिस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको भी अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ना है, नियमित रूप से अध्ययन करना है, और अध्ययन के साथ साथ समसामयिक घटनाओं को अपने विषय के साथ जोड़ के पढ़ना है,
ताकि कभी भी हमारा प्रश्न परीक्षा में जैसे ही आएगा हमें पता चल जाएगा यह प्रश्न ही क्यों पूछा गया, तो इसके पीछे कोई न कोई वर्तमान घटना या वर्तमान संदर्भ का उल्लेख है। तो आधे से ज्यादा प्रश्न तो हम वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भी सही कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हो। यहां तक कि इतिहास, जिसको बारे में कहा जाता है कि इतिहास एक बार अच्छे से पढ़ लो तो उसको बदल नहीं सकते, एक बार इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इतिहास एक बार पढ़ने की जरूरत तो है, लेकिन परीक्षा में या एग्जाम ओरिएंटेड जो इतिहास होता है उसको वर्तमान परिस्थितियों में भी पढ़ना होता है कि कौन सा ऐतिहासिक स्थल, कौन सा ऐतिहासिक क्षेत्र, कौन सा ऐतिहासिक दुर्ग अभी चर्चित है, और उसी के आधार पर प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। तो देखिए, एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा जो है वह है अरब सागर में, जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह। दो तो क्लियर हो गए, जो कि द्वीप समूह के रूप में भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, मुख्य सीमा से जुड़े हुए या मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं। अब मुख्य भूमि के कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां है दमन दीव, दादर, नागर, एक तो यह, और दूसरा यहां पे है, यहां है पुदुचेरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि सर्वाधिक कौन सा बनाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है, यहां हमने पढ़ लिया। सबसे कम कौन बनाता है, तो दमन द्वीप बनाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वह पूछाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। यानी एक ही राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य तो सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है, पूछा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और जब हम सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो भारत के जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं पुदुचेरी, वह जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों में विस्तृत है। क्यों? क्योंकि पुदुचेरी के जो भाग है उसमें एक तो है यनम, यहां आंध्र प्रदेश में, यानी कि पूर्वी तट पर है। इसका एक भाग है कराईकल, जो कि तमिलनाडु में है, और एक जो है वह है माहे, जो कि कहां पर है, केरल में पश्चिमी तट पर है, और पुदुचेरी जो है वह पूर्वी तट पर है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है या पूर्वी और पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करता है। तो क्लियर होना चाहिए, एक तो पुदुचेरी। अब कई बार पुदुचेरी नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कौन सा भाग या पुदुचेरी का कौन सा भाग पश्चिमी तट पर है। तो ध्यान रखना, माहे जो है केरला में पश्चिमी तट पर है, जबकि पुदुचेरी, कराईकल और यनम जो है यह कहां पर है, पूर्वी तट पर है। और कई बार हमें नहीं के रूप में भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र या स्थान पूर्वी तट का भाग नहीं है, जिसमें एक तो माहे होगा, एक कराईकल होगा, एक यनम होगा, और एक कोई भी नाम दे देंगे, जैसे श्रीहरिकोटा दे दिया या पारादीप दे दिया, विशाखापट्टनम दे दिया, हल्दिया दे दिया, कोई भी नाम दे सकता है।
बस हमें यह पता होना चाहिए कि माहे जो है पुदुचेरी का तो भाग है, लेकिन वह पश्चिमी तट पर है, जबकि पुदुचेरी के 3 भाग पूर्वी तट पर है। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में है, जबकि माहे कहां पर है? केरल। और केरल जो है भारत की पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित, यानी पश्चिमी तटीय सीमा का निर्धारण करता है। क्लियर हो गया? तो अब आपको शायद ही कोई तटीय सीमा को लेके कंफ्यूजन होगा। एकदम क्लियर हो गया? अब जो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि यह जो भारत के 9 राज्य या जो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, इनको लेके जो प्रश्न बनता है वह बनता है इनका आरोही और अवरोही क्रम, यानी कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम या भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम क्या है, तो उन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यदि हम क्रम के रूप में बात करें तो समझना यहां से, भारत के तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम, और दूसरी ओर हम लिखते हैं भारत की तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम। देखिए, 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब है बढ़ना, यानी ऊपर चढ़ना, और अवरोही का मतलब होता है नीचे उतरना। अब इसको याद रखने का सीधा तरीका है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें ऊपर जाना है, यानी कि सीढ़ियां चढ़ना है, और यदि हम सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और जिन जिन सीढ़ियों पे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का आएंगे वह उनका क्या होगा? आरोही क्रम। और जब हम सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो वह उनका क्या होगा? अवरोही क्रम। कैसे? देखिए, समझना। अब भारत के जो हैं कितने राज्य, सबसे पहले तो कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9। तो आप 9 सीढ़ियां बनाइए। कहां से शुरू की हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है कि। अब देखिए, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो हमने कहा सबसे ज्यादा बनाता है गुजरात। सबसे कम कौन से बनाता है? यह 2 तो हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके अलावा गोवा के बाद ज्यादा कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में जाएंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक के आगे जाएंगे तो ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर यदि हम जाएंगे तो आएगा केरल। केरल के ऊपर जाएंगे
तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र। अब आपको यहां जो क्रम दिख रहा है इसमें यही याद रखना है कि यदि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहां क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। और यदि हमें अवरोही क्रम पूछा जाए तो सीढ़ियां क्या कर लीजिए, नीचे की ओर आ जाइए। अब हमें दोनों याद नहीं करने, कोई एक याद कर लीजिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम याद करते हैं तो गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है, हम रट के जाते हैं गुजरात, लेकिन गुजरात ऑप्शन में ही नहीं होता है। गुजरात के बाद दूसरा या तो आंध्र प्रदेश लिख देते हैं या फिर तमिलनाडु लिख देते हैं। तो यह ध्यान रखना कि गुजरात सबसे ज्यादा बनाता है, लेकिन प्रश्न में यदि गुजरात नहीं है तो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, और आंध्र प्रदेश भी नहीं है तो तमिलनाडु होगा। इसीलिए हमें आरोही और अवरोही क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहां पर रीजनिंग फॉलो करते हैं। रीजनिंग का मतलब है कि एक राज्य को छोड़कर दूसरा राज्य पूछ लेते हैं और पूछा जाता है कि भारत की तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम बताइए। अब हम रट के जाते हैं कि सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा बनाता है, लेकिन वहां पे गुजरात और गोवा दोनों को हटाकर अल्टरनेट जो है दे देते हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, यदि आपने यह क्रम अच्छे से याद कर लिया है तो आरोही याद किया तो अवरोही भी याद हो जाएगा, और आरोही और अवरोही दोनों याद हो जाएंगे तो हमें रीजनिंग के बेस जो अल्टरनेट एक को छोड़ के एक पूछे जाते हैं वहां भी हमारे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। एक तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वर्तमान में पेपर वही है, मैटर वही है, कंटेंट वही है, एग्जामिनर पेपर बनाने वाले भी वही होते हैं, लेकिन उनके प्रश्न पूछने का तरीका जो है वह चेंज होता है। और वर्तमान में ऐसे भी कई प्रश्न हमें पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कहीं न कहीं गलती करता है। जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, जिसने समझ रखा है, वह तो अच्छे से करके जाएगा, लेकिन जिसने सिर्फ सर्वाधिक और न्यूनतम रट रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न असफलता के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। और हमें असफल नहीं, हमें सफल होना है, क्योंकि मैंने शुरू में एक ही बात की है, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को हम पाना है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। क्लियर। अब इसके बाद आता है भारत की तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश का। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाते हैं, तो हमें पता है 4 बनाते हैं। यह हमने 4 सीढ़ियां बनाई। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार बनाता है, और सबसे कम कौन सा बनाता है, दमन द्वीप, दादर, यहां तक क्लियर हो गया। अब रहे हैं इसके अलावा 2 कौन से हैं, तो देखिए एक तो होगा पुदुचेरी और एक होगा लक्षद्वीप। तो अब इसमें भी आपको पूछा जाए आरोही और अवरोही क्रम, तो यहां जो क्रम होगा यहां क्या होगा, आरोही क्रम, और अंडमान निकोबार से यदि दमन द्वीप की ओर आएंगे तो यहां क्या होगा, अवरोही क्रम। तो अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत की जो है तटीय सीमा को लेकर क्या पूछा जाता है।
तो सबसे पहले तट क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, फिर तटीय सीमा क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा, फिर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के कितने राज्य मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य कुल तटीय सीमा में शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में भी पढ़ा, सर्वाधिक और न्यूनतम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ा, और उसके बाद एक साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेके किस तरह के वर्तमान में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ भारत की तटीय सीमा के संदर्भ में कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाता है तो इनके आधार पे ही पूछे जाने की संभावना है। हालांकि जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो तटीय प्रदेशों का अलग से अध्ययन करेंगे, चाहे वह कोंकण तट है, चाहे वो मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, वहां हम भारत के भू आकृति प्रदेशों के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां पर हमने केवल भारत की तटीय सीमा के संदर्भ में कौन से राज्य हैं और उन राज्यों के आधार पर किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वह पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, चाहे वह आरोही और अवरोही क्रम है। एक बार इनको अच्छे से जो है आप पढ़िए, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिन विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उन विद्यार्थियों को ज्यादा पढ़ने या ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।